गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आज अपनी प्रीपोजिशन की सेकंड क्लास है। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया, ये 5 टाइप के सवाल आते हैं प्रीपोजिशन पे ना। एक तो ऐसे कि इन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगी जी, इनके बाद नहीं आएगी, इन इनटू में क्या फ़र्क है, ऑन टू में क्या फ़र्क है, बिटवीन अमंग में क्या फ़र्क है, इस टाइप वाले सवाल। डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ ऑफ भी आता है, कौन सा कब लगाएं। कंप्लेन के साथ ऑफ भी आता है, कंप्लेन के साथ अबाउट भी आता है, अगेंस्ट भी आता है, कौन सा कब लगाएं, इस टाइप के सवाल। फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल के इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, सक्सीड के साथ इन आता है, फाउंड के साथ ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, इस टाइप के सवाल। और कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कल अपन ने मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स देखे थे। ठीक है, और ऐसी वर्ब देखी थी जिनके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, अटैक के साथ ऑन नहीं आता, रिजेंबल के साथ विद नहीं आता। क्लियर। आज अपन ये वाला ही पोर्शन कि इनके इसी टाइप की कुछ और वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन आती है, जिनके साथ नहीं आती है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। और ये जो मिसलिनियस वाला है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। ठीक है जी। ये वाले जो 3 टाइप के मतलब बाकी बचे, इन इनटू में क्या फ़र्क है, ऑन टू में क्या फ़र्क है, वैसे तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तब भी और ऑनलाइन में भी मैं इनकी पीडीएफ दे दिया करता था बच्चे को कि भैया ये इसमें कुछ समझाने का है नहीं, साफ साफ ये सेंटेंस है। इन स्टेशनरी के लिए आता है, इनटू मोशन के लिए आता है। इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती थी बच्चे को और बच्चा उससे पढ़ लेता था। ठीक है, लेकिन ये अपने डिजिटल बोर्ड का बैच है तो चलो ये काम भी मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। ठीक, लेकिन ये वाली क्लासेस पहले ही बता रहा हूँ भाई, जैसे बाकी क्लासेस इंटरेस्टिंग होती हैं, उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये लग रहा है तो क्यों लग रहा है, वो लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा, ऐसा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये प्योर ऐसे क्लास है। अच्छा, यहाँ पे डाई के साथ ये मीनिंग हो तो इन आता है, ये मीनिंग हो तो ऑफ आता है, मेड के साथ ये मीनिंग हो तो ऑफ आता है, ये मीनिंग हो तो फ्रॉम आता है टाइप बात है। वो सीधी सीधी वो वही वाली बात है कि एप्पल का मतलब सेब होता है और ऑरेंज का मतलब संतरा होता है। अब आप मेरे से पूछो कि ऑरेंज का मतलब सेब क्यों नहीं होता सर, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सेम वही बात इनके साथ है। ये दोनों क्लासेस के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर कहूँगा आप सोचिए। ये सीधा सीधा खट खट मुझे बोलने हैं, तो इतना लगातार बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए ये वाली 2 क्लासेस में रिकॉर्डेड डालूंगा। एक तो इन इनटू ऑन टू ये वाले कॉन्सेप्ट वाली, डाई के साथ इन ऑफ ये वाले कॉन्सेप्ट वाली। और जैसा मैंने आपको बोला था कि फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ये वोकैब का पार्ट होता है। इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इसमें से 150 फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो में डालूंगा। तो जो इतना पोर्शन है ये बेसिकली 2 क्लास में कवर होगा। एक क्लास में इन इनटू वाला और ये वाला, और एक क्लास में फिक्स प्रीपोजिशन। ये 2 प्रीपोजिशन की नेक्स्ट वीडियोस में रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर डाल दूंगा। बेसिकली वो आपको सीधी अपलोड वही 8 बजे के आसपास इसी टाइम पे हो जाएंगे। आप उसको लाइव समझे, रिकॉर्डेड समझे, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये 2 क्लासेस आपको उस फॉर्मेट में देखनी है, क्योंकि इतना लगातार बोलना पॉसिबल नहीं है। अभी तो क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर कहता हूँ 3 सेंटेंस है आप करो, थोड़ा चुप हो जाता हूँ बीच में। इसमें कोई चुप होने का स्कोप ही नहीं है, तो इसलिए 2 क्लासेस सीधी अपलोड होंगी। ठीक, आज अपन जो उस पोर्शन बचा हुआ उसको कवर करेंगे, और ये जो बाकी फिक्स प्रीपोजिशन बच जाएगी इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आपको पढ़ना है। क्लियर। आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। अपना टॉपिक चल रहा था मिसलिनियस वाला, है ना, कि प्रीपोजिशन पर बेस्ड कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स, उसको देखते हैं। आइए ज़रा कोशिश करिए, ज़रा एक बार ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसको अपने आप से देखकर इसमें क्या गलती है एक बार अपने आप से पहचानने की एक ट्राई आप करिए, फिर मैं बताता हूँ। ऑब्वियस बात है, प्रीपोजिशन चैप्टर है तो प्रीपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड ही बात होगी, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो एक ट्राई आप करो, एक नज़र मार के कि इसमें आपको क्या गलती नज़र आती है। आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। एज ही हैज़ बीन पंचुअल थ्रू आउट हिज करियर, क्योंकि वो अपने पूरे करियर में पंचुअल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे ब्रेक करूँ, पूरा ही ब्रेक कर देता हूँ। लो, सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट, ये अल और एडवर्ब ऑफ डिग्री के जैसा काम करता है। ये सारी बातें अब आपके दिमाग में भी होने लगी होंगी। एज आपका कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट है, या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। काफ़ी बच्चों को तो अभी तक ये भ्रम ही दिमाग से दूर नहीं हुआ। उन्होंने अपने दिमाग में रट रखा है कि अच्छा लिंकिंग वर्ब से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ऐसा मैंने कभी पढ़ाया? मैंने आपको जब भी लिंकिंग वर्ब बोला, मैंने क्या कहा कि बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम करे, कोई एक्शन ना हो रहा हो, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या बीन बी की फॉर्म है? यस। क्या ये मेन वर्ब बन रही है? यस। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है कि किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है? वो हमेशा से पंचुअल रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो लिंकिंग वर्ब ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। अब ये बीन थर्ड फॉर्म है तो उससे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना भाई, उसको आने से कौन रोक सकता है? बीन डायरेक्ट कैसे लिख पाओगे? तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब होगी, और ये जो पंचुअल एडजेक्टिव है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। अब आगे अगर आप देख पा रहे हैं, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो पंचुअल रहा है अपने पूरे करियर में। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? थ्रू आउट प्रीपोजिशन बनता, और ये करियर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता। थ्रू आउट से मतलब है कि अपने पूरे करियर में, शुरू से लेकर अंत तक, है ना। जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया तब से लेकर रिटायरमेंट की एज तक वो पंचुअल रहा है, ये कहना था। ये इन आपने ज़बरदस्ती का लगा दिया। अगर थ्रू आउट की बजाय आप इन को प्रीपोजिशन मानोगे तो ये ऑब्जेक्ट ले जाएगी, फिर थ्रू आउट को ऑब्जेक्ट कहाँ से दोगे? तो यानी बेसिकली दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी, दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी। इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दूसरी प्रीपोजिशन क्यों लगा रहे हो? तो कुल मिला के शॉर्ट में बात बस इतनी सी है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आ पाएंगी। थ्रू आउट प्रीपोजिशन मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ बेटर बैठ रही है, तो थ्रू आउट को मैंने रख लिया और इनको मैंने उड़ा दिया। क्लियर है? अब ये नीचे वाले दो सेंटेंसेस देखिए। हालांकि ये पेपर में तो ये नहीं आएंगे, पेपर में तो इसी टाइप का आएगा अगर ये कॉन्सेप्ट बना तो, लेकिन बच्चों के माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है। कल को आप रीडिंग करो तब आप कुछ कन्फ्यूज़ हो सकते हो। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये बात आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिए कि आउटसाइड और नियर साथ में कैसे आ गए, आफ्टर और बाय साथ में कैसे आ गए। थोड़ा सोचिए, अपने आप सोच लिया तो उसका मज़ा अलग है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये दो साथ में कैसे नज़र आ रही हैं आपको? ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। आ जाओ। अगर मान लो जैसे घर पे आपके पिताजी आए, ठीक है, उन्होंने मम्मी से पूछा, आपकी मम्मी से पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो मम्मी को कहना है वो बाहर खेल रहे हैं पार्क के पास, वो बाहर खेल रहे हैं पार्क के पास। कैसे बोलेंगी वो? हाँ के ना? ऐसे बोलेंगे यस और नो? दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं नियर द पार्क, पार्क के पास। यस और नो? तो जरा समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा ना ज्ञान हमारा अधूरा होता है, इस वजह से हमें डाउट ज़्यादा आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा आप जानते हो, समझते हो कि जो वर्ड आउटसाइड है, शायद मैंने बेसिक्स में भी कराया था कि आउटसाइड एडवर्ब भी हो सकता है, आउटसाइड प्रीपोजिशन भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ यू शुड वेट आउटसाइड द हॉल, अगर आउटसाइड के बाद नाउन दिया हुआ है तो आउटसाइड प्रीपोजिशन माना जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा इतना लिख दूँ यू शुड वेट आउटसाइड, तो मैं बाहर वेट करना चाहिए। अब आउटसाइड के बाद तो कोई नाउन है नहीं, यहाँ आउटसाइड क्या माना जाएगा? एडवर्ब माना जाएगा। सेम बात अगर मैं कह दूं दे आर प्लेइंग इन द रूम, दे आर प्लेइंग इन द रूम, इन के बाद अगर मैंने रूम लिख दिया तो इन प्रीपोजिशन है। लेकिन जब आप टीचर से पूछते थे मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो अब तो सिर्फ इन लिख के छोड़ दिया। अब इनको क्या मानोगे? अब इनको मानोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये जो वर्ड हैं, जैसे इन हो गया, आउट हो गया, आउटसाइड हो गया, ये वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं और ये वर्ड एडवर्ब भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। आपको सेंटेंस देख के सोचना पड़ता है कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आप आउटसाइड को प्रीपोजिशन नहीं कह सकते भाई। आउटसाइड को प्रीपोजिशन कह दोगे, नियर को प्रीपोजिशन कह दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक्चुअली है क्या, ये जो आउटसाइड है ये बनेगा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके लिए
और ये नियर बनेगा प्रीपोजिशन और ये पार्क बनेगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये भी एडवर्ब बनेगा। ये दोनों एडवर्ब हैं, ये दोनों एडवर्ब हैं। कैसे? दे आर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे? बाहर खेल रहे। अब बाहर में भी कहाँ खेल रहे हैं? बाहर में भी कहाँ खेल रहे हैं? पार्क के पास। तो इस आउटसाइड ने क्वालिफाई किया इस प्लेइंग को, और ये जो नियर द पार्क, ये जो फ्रेज बनेगा ना, ये जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बनेगा, ये जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बनेगा, ये पता किसके लिए आया? ये आया आउटसाइड के लिए। पहले आपकी मम्मी ने क्या बोला? वो बाहर खेल रहे हैं। अब उनको बाहर को भी डिफाइन करना है कि बाहर कहाँ? बाहर तो पूरा संसार है। तुम पता चले रेलवे पटरियों पे खेल रहे हो, बाहर तो पूरा संसार पड़ा ना, बाहर में कहाँ? दे आर प्लेइंग आउटसाइड नियर द पार्क। हाँ कि ना? ऐसे ही और कितने भी सेंटेंस, ऐसे दुनिया जान के सेंटेंस आप इमेजिन कर सकते हो। अगर मैं कहूँ जैसे आप बाहर आप कह रहे हो मम्मी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। अब होता ना ऐसा, बहुत बार क्या होता है, तुम कुछ ढूंढते हो नहीं मिलता, लेकिन मम्मी फट से जाती है और वहीं सामने पड़ी होती चीज़। तो मम्मी गई फटाक से चाबी ला के दे दी। तुमने कहा मम्मी कहाँ पे थी? चाबी कहाँ थी? मुझे तो नहीं दिखी। इट वॉज इनसाइड ऑन द टेबल। अंदर ही तो थी चाबी, अंदर ही तो थी टेबल पे। अब पहले बताया कहाँ थी चाबी? अंदर। मान लो घर के बाहर खड़े हैं, इट वॉज इनसाइड, अंदर ही तो थी ऑन द टेबल। तो होता क्या है, ये पहले आप एडवर्ब लिख लेते हो और फिर इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरा एडवर्ब बनाते हो प्रीपोजिशन प्लस नाउन की मदद से। हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि दो प्रीपोजिशन आ रही है इकट्ठी, लेकिन रियलिटी में ये एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, और ये दोनों मिलकर ये भी एडवर्ब ही बना रहे हैं इस एडवर्ब के लिए। कुछ आया समझ में? ये पेपर में नहीं आएगा ऐसा कुछ, ये आपको इसलिए बताया है कि कई बार क्या होता है, मान लो आप रीड कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि आउटसाइड यहाँ पर एडवर्ब है, फिर तुम कहोगे अमन सर ने तो पढ़ाया था दो प्लीपो दीते ने एक तात नहीं आती, दहा कहते आ गई। इसलिए आपको बताया कि आप इन फ्यूचर कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आपको बताया कि आउटसाइड वर्ड प्रीपोजिशन भी हो सकता है और आउटसाइड वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। सेम वैसे ही जब आप कहते हो प्लीज़ कम इन, अंदर आ जाइए, तो इसमें कम के बाद ये जो इन लिखा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन इसको तब कहिएगा जब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो। जैसे यहाँ पे नियर जो है ये प्रीपोजिशन है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूँ प्लीज़ कम नियर, पास आओ, कम नियर, अब ये नियर क्या है? अब ये नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो सेंटेंस पे डिपेंडेंट है कि नियर प्रीपोजिशन बनेगा कि एडवर्ब बनेगा, आउटसाइड प्रीपोजिशन बनेगा कि एडवर्ब बनेगा, इन प्रीपोजिशन बनेगा कि एडवर्ब बनेगा, आउट प्रीपोजिशन बनेगा कि एडवर्ब बनेगा। कुछ आ रही है बातें समझ में? अब इस सेंटेंस पर आ जाइए। ये सेंटेंस नो एरर है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताएं। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हिज क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है। आप बीन को भी हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो और आप इस पूरी को मेन वर्ब भी लिख सकते हो, पैसिव में लिखी गई वर्ब है। ये जो वर्ब है ये पैसिव में लिखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे लुक का मतलब देखना चाहिए क्या? हमें सोचना एक बार, क्या यहाँ पे लुक का मतलब देखना है कि कुछ और है? यहाँ पर एक्चुअली लुक आफ्टर से एक फ्रेजल वर्ब बनी हुई है, देखभाल करना। उसके पेरेंट्स की देखभाल करी गई उसकी बहन के द्वारा। मान लो दो भाई बहन थे, माँ बाप को तो लड़के पे उम्मीद थी कि लड़का बड़ा होगा, इसकी शादी करेंगे, बहू बेटा दोनों मिलकर हमारी सेवा करेंगे। बहू बेटा को मतलब नहीं है, इंग्लैंड चले गए बहू बेटा है। तो वो जो बेटी थी जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी, बेटी बेचारे अपना वहाँ का भी कर्तव्य निभा रही है, यहाँ का भी कर्तव्य निभा रही है। तो उसके माँ बाप की देखभाल करी गई उसकी बहन के द्वारा, उसके माँ बाप की देखभाल करी गई उसके बहन के द्वारा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हैव तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये बीन लुक आफ्टर, ये जो लुक आफ्टर इसके अंदर है ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये जो लुक आफ्टर इसके अंदर है ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब ये आफ्टर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, अब ये जो आफ्टर है ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और ये वर्ब पूरी पैसिव में लिखी गई है, बाय प्रीपोजिशन है और सिस्टर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ पे जिसको ये बातें नहीं पता होंगी उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा यार आफ्टर और बाय साथ में आ गए। जिसको ये बातें नहीं पता होंगी उसको ऐसा लगेगा कि यार आफ्टर और बाय साथ में आ गए। लेकिन जिसको पता है वो समझ जाएगा कि आफ्टर यार यहाँ कोई प्रीपोजिशन थोड़ी है, आफ्टर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन थोड़ी है, आफ्टर तो यहाँ पे वर्ब का पार्ट है, तो फ्रेजल वर्ब बन गया। तो कुल मिला के इन 3 सेंटेंसेस से मैंने आपको ये सिखाया कि 2 प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आती। पहले सेंटेंस में तो रूल पढ़ाया, कॉन्सेप्ट जिस पर पेपर में एग्जाम्पल आ सकता है कि 2 प्रीपोजिशन एक साथ मत लगाया करो, है ना। लेकिन कभी कभार आप रीड करोगे या कुछ और कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो
तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, उसके लिए दो चीज़ें और बताई कि कई बार क्या होता है फ्रेजल वर्ब होती है और हम उसको ऐसा समझ लेते हैं कि दो प्रीपोजिशन साथ में आ रही हैं, रियलिटी में आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये तो फ्रेजल वर्ब का पार्ट बन गई। या कई बार क्या होता है जो होता रियलिटी में एडवर्ब है हम उसको प्रीपोजिशन समझ लेते हैं और हमें लगेगा दो प्रीपोजिशन साथ में आ गई, लेकिन रियलिटी में ये एडवर्ब है। क्लियर हो गया? तो इसके साथ मुझे लगता है ये फंडा क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखना जरा इन तीन सेंटेंसेस पर। बिकॉज एक कंजंक्शन है और बिकॉज ऑफ इकट्ठा लिखा हो तो प्रीपोजिशन बन जाता है। इन केस एक कंजंक्शन है, इन केस ऑफ लिखा हो तो प्रीपोजिशन बन जाता है। अनलेस एक कंजंक्शन होती है और विदाउट एक प्रीपोजिशन होती है। इस ज्ञान के बेसिस पर आपको ये तीन सेंटेंसेस करने हैं। पहले आप ट्राई करेंगे, आपके पास 1 से 1.5 मिनट है, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर बात लिखी है इसके बेस पर आपको तीन सेंटेंसेस करके दिखाने करिए। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सर ये सेंटेंस अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता दे आर प्लेइंग नियर द पार्क, आउटसाइड ना लिखा होता तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं भाई। और दे आर प्लेइंग आउटसाइड द पार्क कैसे लिखा होता तो भी ठीक हो जाता। डिपेंड करता ना कि बोलने वाला क्या बोलना चाहता है। दे आर प्लेइंग आउटसाइड द पार्क लिख दो, दे आर प्लेइंग नियर द पार्क लिख दो, और दोनों बताने। मान लो मम्मी ने बोला, पापा ने पूछा कहाँ गए बच्चे, बाहर खेल रहे हैं। अब मम्मी को बता भी सोचा कि बाहर भी बता दूं, बाहर में कहाँ, वो बाहर खेल रहे हैं पार्क के पास, वो बाहर खेल रहे हैं खंबे के पास, वो बाहर खेल रहे हैं गुप्ता जी के घर में। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी हो सकती है ना, बाहर को भी तो डिस्क्राइब किया जा सकता है, बाहर में कहाँ। तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट है कौन कितना बताना चाहता है। नहीं बताना चाहो तो इतना लिख दो दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, है ना। तो बोलने वाले पे डिपेंडेंट है कितना लिखोगे। चलो इन तीनों को करके दिखाओ जरा। आ जाओ। ही गॉट सक्सेस, उसको सक्सेस मिली। अगर यहाँ पे सीधा से लिखा होता ना हिज हार्ड वर्क, मतलब अगर आगे नाउन लिखा होता तो बिकॉज ऑफ सही हो जाता। ही गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। अगर आगे नाउन लिखा होता तो बिकॉज ऑफ सही हो जाता, लेकिन आगे तो क्लॉज बन रहा है। ही सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड मेन वर्ब है, डे एंड नाइट ये एडवर्ब है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि दो क्लॉज बन रहे हैं। अगर दो क्लॉज बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कंजंक्शन लगानी चाहिए थी। कंजंक्शन लगानी चाहिए थी तो आपको ये ऑफ उड़ाना पड़ेगा ताकि ये जो बिकॉज वर्ड है ये कंजंक्शन की तरह से काम कर पाए। क्लियर हो गया? एवरीथिंग सीम्स फाइन नाउ, अब सब कुछ ठीक लग रहा है तो तुम घर चले जाओ। मान लो जैसे क्या होता है ना, मान लो कोई आपका रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है तो पहले दिन तो सब चले जाते हैं, है ना, 2-3 लोग वहाँ पे रात को सो रहे हैं, फिर धीरे धीरे हालत में सुधार आने लगता है तो आप एक बंदा कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम घर चले जाओ, अपना नहा धो लो, रेस्ट कर लो, अगर कुछ इमरजेंसी आएगी, इफ़ आई शैल कॉन्टैक्ट यू, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा अगर कोई इमरजेंसी आई। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, आई शैल कॉन्टैक्ट यू इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर ये इमरजेंसी पर ही ख़त्म हो जाता
तो आगे नाउन लिखा हुआ तो अपन क्या करते, इन केस ऑफ सही हो जाता, लेकिन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अराइजेस लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है इसके बाद, यानी यहाँ क्लॉज बन गया, क्लॉज बन गया तो कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए तो आपको ये ऑफ को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन केस एनी इमरजेंसी, क्लियर हुई इतनी बात। इन केस का मतलब इफ जैसा ही होता है, अगर जैसा ही होता है, ठीक है। विदाउट यू अलाउ हिम यू वॉन्ट ही वॉन्ट गो देयर, तुम्हारे अनुमति दिए बिना, तुम्हारे अनुमति दिए बिना वो वहाँ नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है स्पोकन इंग्लिश वगैरह में ना लोग विदाउट को कंजंक्शन के जैसा यूज में ले लेते हैं। बहुत बार क्या होता है स्पोकन इंग्लिश में विदाउट को लोग कंजंक्शन के जैसा यूज में ले लेते हैं, लेकिन विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है। यहाँ पे दो क्लॉज हैं, यहाँ पे दो क्लॉज हैं, हमें इनको कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए थी, प्रीपोजिशन थोड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पे विदाउट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक ऐसी कंजंक्शन लिखनी है जिससे मीनिंग भी ठीक हो जाए, यानी अगर तुम अलाउ नहीं करोगे तो वह वहाँ नहीं जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंजंक्शन है, ऐसी कंजंक्शन है अनलेस। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था अनलेस, जो कि काम करता है एक कंजंक्शन का। बोलो जी, समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे जाइए। अब ये प्योर मीनिंग बेस्ड सवाल है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, भी इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू शुड हैव डन दिस, ये करने की बजाय तुझे ये कर लेना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन वीडियो गेम्स, वीडियो गेम पर टाइम वेस्ट करने की बजाय यू शुड स्टडी। की बजाय वाले मीनिंग में तो ये आता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ये चीज़ होने के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ हाई फीवर, बहुत तेज बुखार के बावजूद मैं वहाँ ऑफिस चला गया। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इंस्टेड ऑफ का मतलब था की बजाय, इंस्पाइट ऑफ का मतलब था के बावजूद। अब ये तीन सेंटेंसेस पढ़िए और करके दिखाइए कहाँ पे कौन सा लगेगा। हाँ जी। अब ये लड़का मुझे कह रहा है सर तबीयत ठीक सी नहीं फील हो रही, तो मैं कहा भाई हॉस्पिटल चला जा, दिखाया। आई आस्क्ड हिम टू गो टू हॉस्पिटल, मैंने उसको कहा हॉस्पिटल चला जा। बट ही वेंट टू हर कॉलेज, लेकिन वो उस लड़की के कॉलेज चला गया। इंस्पाइट ऑफ हॉस्पिटल, कहना तो ये था हॉस्पिटल की बजाय, वो हॉस्पिटल जाने की बजाय, वो हॉस्पिटल जाने की बजाय कॉलेज चला गया। हाँ कि ना। इंस्टेड ऑफ कहना था, इंस्पाइट ऑफ लिखा हुआ है कि इसकी बजाय मैंने उसको कहा कि हॉस्पिटल चला जा, वो चला गया उसके कॉलेज, क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज उसके कॉलेज में था। उसको बीमारी इस टाइप की थी, कोई लवेरिया सवेरिया हुआ होगा, है ना। आई आस्क्ड हिम टू गो टू हॉस्पिटल बट ही वेंट टू हर कॉलेज इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। मैंने उसको कहा हॉस्पिटल चला जा, लेकिन वो उसके कॉलेज चला गया, वो उसके कॉलेज चला गया हॉस्पिटल जाने की बजाय। की बजाय वाला मीनिंग देना था तो इसलिए इंस्टेड ऑफ आ गया। वो टीवी देखता रहा अपने होमवर्क करने की बजाय, इसलिए उसकी माँ ने उसको डांटा था। तो यहाँ पे की बजाय वाला मीनिंग देना है। की बजाय वाला मीनिंग देना है तो फिर से इंस्टेड ऑफ आ जाएगा कि वो होमवर्क करने की बजाय अपना टीवी देखता रहा बैठ के। अच्छा जी। इंस्टेड ऑफ हैविंग फीवर ही केप्ट डूइंग हिज वर्क एंड completed it within time। तेज बुखार होने के बावजूद वो अपना काम करता रहा और उसने उसको टाइम पे कंप्लीट कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब तो की बजाय होता है, मुझे के बावजूद वाला मीनिंग देना है, तो इंस्पाइट ऑफ करेंगे अपन। यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हो और डिस्पाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। एक एरर और भी आता है कई बार, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देता है। ये जो के बावजूद वाला मीनिंग है ना, इंस्पाइट ऑफ से भी दे सकते हो और डिस्पाइट से भी दे सकते हो। इंस्पाइट ऑफ लिख दीजिए चाहे डिस्पाइट लिख दीजिए। एक एरर और भी आता है, क्या करेगा, डिस्पाइट ऑफ लिख देगा। यहाँ पे एरर दे देगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाई फीवर, ऐसे करके लिख देगा। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। आप ये समझ सकते हो इंस्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ तो आएगा नहीं, इंस्पाइट ऑफ आएगा या डिस्पाइट आएगा। फिर बता रहा हूँ एक एरर और भी आता है,
डिस्पाइट के साथ कई बार ऑफ लगा के एरर बना देता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये भी आसान सी बात है। एट द बिगिनिंग, एट द एंड, ये तो पोजीशन को दिखाते हैं। इन द बिगिनिंग, इन द एंड, ये टाइम को दिखाते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे मेरे सामने से क्लास बैठी है, मैं कह रहा हूँ हेलो द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, वो लड़का जो रो के एंड पे बैठा है। अब मुझे पोजीशन की बात करनी है तो मैंने क्या कहा, एट द एंड। और ऐसे मैं कहूँ इन द एंड, इन द एंड वी सक्सीडेड इन कन्विंसिंग हिम, अंत में हम सफल हो गए उसको कन्विंस करने में। टाइम की बात करनी है तो इन द एंड, टाइम की बात करनी हो तो इन वाले लगाते हैं, पोजीशन की बात करनी हो तो एट वाले लगाते हैं। पढ़ना दोनों को। शुरुआत में मिस्टर शर्मा को बहुत भारी लॉस हुआ बिजनेस में, तो यहाँ पे किसकी बात करनी है, टाइम की बात करनी है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन द बिगिनिंग। बिब्लियोग्राफी जो होती है वो बुक के एंड पे दी होती है, जैसे बुक के एंड पे लिखा होता ना कि ये चीज़ यहाँ यहाँ इन सोर्सेज से ली गई है, तो बिब्लियोग्राफी जो होती है बुक के अंत में दी होती है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोजीशन की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इन सेंटेंसेस में चारों सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट एक ही है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन कॉमन करनी चाहिए। प्रीपोजिशन कॉमन करनी चाहिए अगर हो सकती। अगर दो वर्ड ऐसे हैं जो एक ही प्रीपोजिशन के साथ अटैच किए जा सकते हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो बार प्रीपोजिशन मत लिखो। लेकिन अगर नहीं हो सकते तो ज़बरदस्ती मत करो। हिंट मैंने आपको दे दिया है, 4 सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चारों पे लगाइए, करिए, फिर मैं कराता हूँ। पहली ट्राई आप करो। हाँ जी। अब फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एक मेंढक जो होता है वो जमीन पे रह सकता है और पानी पे कि पानी में। अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। अब आप ऑन से इन दोनों चीज़ों के साथ काम चलाना चाहते हो। लैंड से पहले तो ऑन ही आएगा, लेकिन वाटर से पहले तो इन आना चाहिए। तो ज़बरदस्ती करने वाली बात हुई ना। कॉमन हो सकता तो करिए। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता कि जो बंदर है, मंकी जो है, वो धरती पर भी रह सकते हैं और पेड़ों पर भी रह सकते हैं। अ मंकी कैन लिव ऑन लैंड एंड ट्रीज एज वेल। अ मंकी कैन लिव ऑन लैंड एंड ट्रीज एज वेल, तब चल जाता है ना, क्योंकि ट्री के साथ भी ऑन आएगा, ट्री के साथ भी ऑन आएगा और लैंड के साथ भी ऑन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ तो इन आएगा, वाटर के साथ तो इन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना है एज वेल के आगे ऐसे मत कर देना सर, एज वेल के आगे एज भी तो आएगा। आपने कंजंक्शन में पढ़ाया था सिमिली पूरी लिखी जाती है। ये सिमिली है, सिमिली है। किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे बताना। एज वेल एज के बाद कोई वर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे आपको जिसकी तुलना करनी हो। जो एज वेल है ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है भी वाला। आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन एज वेल, मैं ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता हूँ। ये एक एडवर्ब होती है और इसका मतलब होता है भी। आई नो हिम एज वेल, मैं इसको भी जानता हूँ, इसका मतलब होता है भी। ये एडवर्ब होती है एज वेल। ठीक है जी।
नेक्स्ट पर आ जाइए। दे आर श्योरली टॉकिंग एंड लाफिंग एट अस। ये सेंटेंस ठीक होता अगर यहाँ पे लुक वर्ब होती। दे आर श्योरली लुकिंग एंड लाफिंग एट अस, मतलब वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं, पक्का हमारी तरफ ही देख रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं। दे आर श्योरली लुकिंग एंड लाफिंग एट अस, लुक के साथ भी एट आता है, लाफ के साथ भी एट आता है, सही हो जाता। लेकिन टॉक के साथ तो टू आता है या अबाउट आता है। टॉक टू किसी से बात करना, टॉक अबाउट किसी के बारे में बात करना। अब जनरली कोई किसी से बात करके तो नहीं हंसता, किसी के बारे में बात करके हंसते हैं, वो ज़रूर हमारे बारे में बात कर रहे हैं। होता ना, होता ना, जब आपको ऐसे दूसरे आदमी से जलन होती है या नहीं बनती, इधर देख के हंस रहे हैं, पक्का हमारे बारे में बात कर रहे हैं और हम पे हंस रहे होंगे। तो दे आर श्योरली टॉकिंग अबाउट। ज्वाइन करो, जितना हो सके कॉमन करो, अगर कॉमन हो सकता तो करो, लेकिन ज़बरदस्ती मत करो। अब इसके साथ अबाउट आता है, इसके साथ एट आता है, तो ज़बरदस्ती मत चेपो। हो सकता है तो कॉमन तो करो। अब एक छोटी सी बात, तो प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट आता है ना हमेशा। तो अब जैसे मैंने लिखा, जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, श्योरली यहाँ पर एडवर्ब है, टॉकिंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, ठीक है, एंड से जुड़ी हुई है, एंड कंजंक्शन है, तो लाफिंग भी मेन वर्ब हो गया। ठीक, या तो आप ऐसा समझ लो टॉक वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, या आप टॉक अबाउट को फ्रेजल वर्ब भी मान सकते हो, किसी के बारे में बात करना। लाफ एट किसी पर हंसना, आपकी मर्जी है। आप इसको वर्ब और इसको प्रीपोजिशन कह दो, इसको वर्ब इसको प्रीपोजिशन कह दो, चाहे दोनों को फ्रेजल वर्ब कह दो, आप पे छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे तो अस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो अस लिखा हुआ है, हाँ कि ना। इस अबाउट का ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो अभी जैसे मैंने बोला कॉमन हो सकता तो करो, अगर कॉमन हो सकता है तो करो। तो जैसे यहाँ पे अस लिख दिया, यहाँ दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दे आर श्योरली टॉकिंग अबाउट अस एंड लाफिंग एट अस। अस दोनों के लिए कॉमन है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कॉमन करते समय जबरदस्ती मत करो कि इसके साथ अबाउट लगता है, इसके साथ एट लगता है और आपने एक से ही काम चला दिया। कॉमन हो सकता है तो करिए, यहाँ पे अस अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक्चुअली में ये ऐसा है, दे आर श्योरली टॉकिंग अबाउट अस एंड लाफिंग एट अस। क्लियर है जी? नेक्स्ट भाई। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी, जिम्मेदार। हम जिम्मेदार नहीं है, वी आर नॉट लायबल। हम जिम्मेदार नहीं है किसी भी प्रकार के लॉस या डैमेज को तुम्हारी प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस या डैमेज होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होता ना। आप सामान वगैरह कहीं सबमिट कराते हो या गाड़ी वगैरह कहीं पार्क करते हो तो ऊपर लिखा होता पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क, है ना, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो किसी हम जिम्मेदार नहीं है किसी भी प्रकार के लॉस या डैमेज के लिए। अब लॉस के साथ ऑफ आता है, डैमेज के साथ टू आता है, और दोनों को आप टापना चाह रहे हो, एक से काम चलाना चाह रहे हो, चलेगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? लॉस ऑफ। वी आर नॉट लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ एंड डैमेज टू। वी आर नॉट लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ एंड डैमेज टू। अब फिर वही बात, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये एक ही बार लिख दिया आपने, योर प्रॉपर्टी। दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट लायबल फॉर एनी लॉस ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू योर प्रॉपर्टी। दो दो बार करने की जरूरत नहीं है। इस पे आ जाइए। When his father came home, जब उसके पिताजी घर आए, he was busy and engaged in his work। बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है और स्पोकन में जनरली हम बिजी के साथ इन ही लगाते हैं। आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई स्टडीज़, अक्सर हम इन ही बोलते हैं। लेकिन आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिजी के साथ विद आता है। बिजी के साथ प्रीपोजिशन विद आती है और एंगेज्ड के साथ इन आती है। बिजी के साथ प्रीपोजिशन विद, बोलने सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन आई एम बिजी विद माई वर्क, आई एम बिजी विद माई स्टडीज़, ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा। बिजी के साथ विद आता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और लिख देता हूँ। हाँ पर लिखूँ, इसको मैं लिख इस वाली स्लाइड पे रहा हूँ, इसको मैं लिख इस वाली स्लाइड पे रहा हूँ, लेकिन ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रीवियस स्लाइड की बात है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड है, और वो बात ये है, शायद ये मैंने किसी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसकी एक्सप्लेनेशन में भी शायद पहले कहीं लिखी हुई है। दोबारा बता देता हूँ।
ये दो फ्रेज ऐसे हैं, जैसे बिजी के साथ जब आप जिरण लिख दोगे ना तो ये विद अंडरस्टूड हो जाता है, ये चल जाएगा, मतलब अलाउड है ये। आई एम बिजी विद स्टडिंग ना लिख के अक्सर आपको लिखा मिलेगा आई एम बिजी स्टडिंग, आई एम बिजी वर्किंग, आई एम बिजी प्लेइंग, आई एम बिजी ईटिंग, आई एम बिजी वॉचिंग मूवी। विद नहीं लिखते हैं, बिजी के बाद डायरेक्ट आप जिरण लिख सकते हो। सेम ऐसे ही वेंट वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आपको ऐसा लगेगा डायरेक्ट जिरण कैसे आ गया, तो इंट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पे फॉर अंडरस्टूड हो जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। शी वेंट शॉपिंग, शी वेंट स्विमिंग, ऐसे करके। सारी बात समझ में? ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बिजी और गो वर्ब के बाद, बिजी एडजेक्टिव और गो वर्ब का डायरेक्ट जिरण लिख सकते हो, यहाँ प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है। बिजी एडजेक्टिव और वेंट वर्ब के बाद, यानी गो वर्ब के बाद, गो वेंट कौन के बाद आप डायरेक्ट जिरण लिख सकते हो, यहाँ प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है, ये अलाउड है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पेपर में भी एक दो बार ये चीज़ हो चुकी है। एरर कहीं और होता है, बच्चों को ऐसा लगता है शी वेंट शॉपिंग, ये कैसे हो गया, शी वेंट फॉर शॉपिंग होना चाहिए, बच्चा वहाँ एरर टिकाता है, लेकिन रियलिटी में एरर कहीं और होता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें अलाउड है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये इसका रूल है, जो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे ये उसका रूल है। अब रूल ही इतना बड़ा देखो, इफ एन इन्फिनेटिव इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, दैट नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द इन्फिनेटिव, इफ इट इज नॉट सो यूज नेसेसरी प्रीपोजिशन आफ्टर द इन्फिनेटिव। क्या लिखा हुआ है, यदि एक इन्फिनेटिव को किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिया जाए, अगर एक इन्फिनेटिव को किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लिया जाए, तो वह नाउन या प्रोनाउन इन्फिनेटिव में आई वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेसेसरी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे उस इन्फिनेटिव के बाद। कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, सब आएगा। एक बार फिर बोलता हूँ क्या लिखा हुआ। यदि एक इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इन्फिनेटिव के 3 काम बताए थे कि इन्फिनेटिव नाउन बन सकता है, इन्फिनेटिव एडवर्ब बन सकता है और इन्फिनेटिव एडजेक्टिव बन सकता है। इन्फिनेटिव नाउन तो सबसे पहले ही बना दिया था मैंने, है ना। अगर मैंने लिखा आई वॉन्ट टू डांस, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है और ये टू डांस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। इन्फिनेटिव ने नाउन का काम कर दिया। फिर एक बार मैंने इन्फिनेटिव को एडवर्ब बनाया, वाई का रिप्लाई कुछ याद है, वन शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल वन ड्रीम्स, वाई, वन शुड वर्क हार्ड वाई टू फुलफिल वन ड्रीम्स, कुछ याद आया। जब ये वर्ब से वाई का रिप्लाई होता है या किसी एडजेक्टिव के बाद लिख दिया जाए आई एम रेडी टू डांस, तब ये एडवर्ब बन जाता है। तीसरा काम मैंने कहा था इन्फिनेटिव एडजेक्टिव कब बनता है, प्रीपोजिशन चैप्टर में आएगा, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लिखा हुआ ये कहना क्या चाह रहा है, यदि एक इन्फिनेटिव किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव जैसा काम करे, यदि एक इन्फिनेटिव किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव जैसा काम करे, तो वह नाउन या प्रोनाउन इन्फिनेटिव में आई वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नेसेसरी प्रीपोजिशन का यूज करें। ये तो है रूल। अब इसको थोड़ा मेरे तरीके से समझ सकते हैं, है ना, समझने की कोशिश करते हैं, वरना वो बिल्कुल रट्टा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा अपना, लेकिन मजा आएगा, डोंट वरी। ठीक, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से उठ के धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक, आओ एक काम करो, एक काम करो, 3 सेंटेंसेस हैं, इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करो। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करो। उस कॉन्सेप्ट और समझने के लिए अपने को इस बेसिक के दरिया से वापस होके गुजरना पड़ेगा। ट्राई करो आप, फिर मैं कराता हूँ, तोड़ना एक बार।
हाँ जी, करें डिस्कस। ये सेंटेंसेस में कुछ नया नहीं है, सब बातें आप पहले पढ़ चुके हो। पहले सेंटेंस की बात करें तो शूट शॉट शॉट वर्ब हो गई। डूअर कौन है? सलमान हो गया। अच्छा, सलमान शॉट, सलमान ने गोली मारी किसको? हिरण को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हिरण को? भागते हुए हिरण को, है ना। तो इसने इसको क्वालिफाई कर दिया। तो अगर आपको याद हो तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, अगर इस सेंटेंस की बात करूं, पुलिस सब्जेक्ट हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू किया, किसको रेस्क्यू किया? लड़की को। कैसी लड़की को? किडनैप हुई हुई लड़की को। ये कोई वर्ब तो है नहीं क्योंकि वर्ब तो पहले आ चुकी है। ये कोई वर्ब तो है नहीं क्योंकि आर्टिकल यूज हो रहा है। तो इसने इसको क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। V3 एडजेक्टिव का काम करते तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव का काम कर गया। बोलो, इतनी कहानी क्लियर हुई? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बातें शायद मैं पहले भी कर चुका हूँ। एक बार मैंने वर्ब चैप्टर के अंदर एक सवाल दिया था, उसके अंदर आपको बात पढ़ाई थी, हॉरिफाइड मैन और हॉरिफाइंग मैन। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के लिए लगता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के लिए लगता है तो ये नाउन इसमें हो रहे काम का डूअर होता है। और जब पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन के लिए लगता है तो ये नाउन इसमें हो रहे काम का रिसीवर होता है। जहाँ तक मुझे याद है शायद वर्ब चैप्टर के अंदर मैंने ऐसा कोई सवाल दिया था प्रैक्टिस के लिए, और फिर उसकी जो डिस्कशन की वीडियो बनाई वहाँ पे भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए लगता है तो वो नाउन उसका डूअर होता है। जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चा, है ना। और V3 जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो इसका रिसीवर होता है। जैसे वुंडेड सोल्जर, घायल हुआ हुआ सोल्जर, सोल्जर ने किसी को घायल नहीं किया, घायल हुआ हुआ सोल्जर। इलेक्टेड मेंबर्स, चुने गए मेंबर्स। किडनैप्ड गर्ल, किडनैप की गई गर्ल। टेरिफाइड गर्ल, डराई गई गर्ल। हॉरिफाइड मैन, डरा हुआ आदमी। हाँ कि ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए लगता है तो इसका डूअर होता है, पास्ट पार्टिसिपल लगता है तो ये इसका रिसीवर होता है। हाँ कि ना। और अगर हम उस कॉन्सेप्ट को याद करें, इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, है ना। इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। तो अगर मैं इसको एक वर्ब के नज़रिए से देखूं, अगर मैं इसको वर्ब के नज़रिए से देखूं तो इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल क्या है? वर्ब से ही तो बनते हैं। मैं मान रहा हूँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डियर के लिए भागता हुआ हिरण वाला मीनिंग दे रहा है, हिरण की विशेषता बता रहा है। लेकिन इसमें जो भागना वर्ब है, अगर मैं इसको वर्ब के नज़रिए से देखूं तो क्या ये जो डियर, जो शॉर्ट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो डियर है ये रन का डूअर यानी सब्जेक्ट है। हाँ कि ना। नज़रिया समझना क्या कह रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कहा कि जो रनिंग है ये भले ही प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है डियर के लिए, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसके अंदर एक एक्शन हो रहा है भागना। क्या ये जो डियर है, भले ही शॉर्ट वर्ब का तो डियर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस रन का जो एक्शन है, भागना जो एक्शन है, ये डियर उसका सब्जेक्ट है, यस और नो? हाँ जी, ये डियर उसका सब्जेक्ट है। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं, ये रेस्क्यूड वर्ब के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है गर्ल, मैंने मान लिया। लेकिन ये जो किडनैप्ड है, किडनैप की भी तो ऑब्जेक्ट है ये। हाँ कि ना। गर्ल किसी को किडनैप थोड़ी करी, गर्ल को किडनैप किया जा रहा है। मेरी बात कुछ आ रही है समझ में? यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ये जब एडजेक्टिव की तरह से काम लेते हो आप इनको, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये जो एडजेक्टिव की तरह से काम लेते हो, तो इनमें जो वर्ब होती है ना, उसका जिस नाउन के लिए लगाते हो उसके साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। देखो मैं भी सीधा बाकियों की तरह से रटा के आगे चल सकता हूँ। देखो बेटा, दे डिड नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन, हाउस टू लिव, ये अच्छा थोड़ी लग रहा है, हाउस टू लिव इन आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आप चाहे 10 जगह कोर्स कर लेना, आपको इस रूल की कोई लॉजिक बता दे तो मुझे बता देना, ठीक है। आपने चाहे 50 जगह कोचिंग ले रखी हो, इस रूल का आपको कहीं लॉजिक नहीं मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे रूल्स जिन्होंने पहले, मैं शायद ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं अपना कितनी तारीफ करता है, कितना नार्सिसिस्ट आदमी, कितना घमंडी आदमी है, लेकिन असली कदर इस कंटेंट की उसी को हो सकती है जिसने पहले कोचिंग ले रखी हो।
क्योंकि जब वो सब कुछ रट के आया होगा ना, और जब सब कुछ खिचड़ी बन गया होगा, पजल बन गया होगा, तब उसको सिस्टमेटिक कंटेंट किसको कहते हैं, लॉजिकल कंटेंट किसको कहते हैं, तभी उसके मन में कदर आएगी। जो फर्स्ट टाइम ही कोचिंग यहाँ पे कर रहा है उसको तो ऐसा लगेगा सारी ऐसा पढ़ाते होंगे, क्या देश में क्या नया है। असली कदर उसी बच्चे को होती है जो पहले कहीं धक्के खा के आया है, जो 3-3 जगह पैसे पहले दे के आया है, तब इस कंटेंट को देख रहा है। अब उसको पता चल रहा है कि सिस्टमेटिक ढंग से जब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बिल्कुल बेसिक से उठा के, तो उससे क्या फ़र्क आता है। चलो देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये रूल का लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ उस वाले का, कि वो जो टू लिव के बाद इन कैसे आता है, उसके लिए मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, 2x स्पीड पर 2-3 बार देखना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारना, देखना आएगा समझ। फिर से शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, इन सेंटेंसेस में तो कुछ नया नहीं है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। सलमान शॉट द रनिंग डियर, सलमान ने गोली मार दी भागते हुए हिरण को, भागता हुआ हिरण प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक, V1 + ing ने नाउन को क्वालिफाई कर दिया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। पुलिस ने रेस्क्यू कर दिया किडनैप हुई हुई लड़की को, पुलिस ने बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया किडनैप हुई हुई लड़की को। ये किडनैप ने लड़की की विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता दी, एडजेक्टिव हो गया। V3 अगर एडजेक्टिव की तरह से काम कर दे तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। तो अगर मैं इसको वर्ब के नज़रिए से देखूँ, तो रन वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, उसका ऑब्जेक्ट तो कोई होता नहीं, लेकिन इसका सब्जेक्ट ये डियर है, यस और नो। रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, उसका ऑब्जेक्ट तो कोई होता नहीं, लेकिन ये जो डियर है, भले ये शॉर्ट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन रन वर्ब का तो ये डूअर है, सब्जेक्ट है, हाँ कि ना। ऐसी किडनैप्ड वर्ब जो है, किडनैप करने वाले तो कोई किडनैपर होंगे। ये जो गर्ल जिसके लिए आपने इसको लिखा है, ये गर्ल इसकी डूअर है, डूअर नहीं, रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना। ये रेस्क्यूड वर्ब की भी ऑब्जेक्ट है, रेस्क्यू किया गया किसको, लड़की को। कौन सी लड़की, जिसे किडनैप किया गया था, किडनैप की भी ये रिसीवर है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में। मैं यहाँ से आपके दिमाग में एक बात प्लांट ये करना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव बनाते हो ना, तो इसमें आई वर्ब का इससे एक रिलेशन होता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि ये जब आप इसको, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी एडजेक्टिव की तरह से काम आने वाले जो वर्ड होते हैं ना, वो जब आप किसी नाउन के लिए लिखते हो तो उसका उस नाउन से एक रिलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्ब से बना है। वर्ब का नाउन से कोई रिलेशन बनेगा ना। वर्ब नाउन के लिए क्या होती है, तो सब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट होती है। वर्ब का एक नाउन से क्या रिलेशन होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। तो भले ही एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें आई वर्ब का इससे एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, कभी सब्जेक्ट वाला होगा, कभी ऑब्जेक्ट वाला होगा, हाँ कि ना। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट वाला होता है, पास्ट पार्टिसिपल में ऑब्जेक्ट वाला होता है। एक फंडा ये दिमाग में रखना है। दूसरी बात ये, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, दो बातें बताऊंगा इस स्लाइड से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको फिर ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात क्या जाननी है, जैसे सेंटेंस है, मुझे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, आई नीड अ न्यू स्कूल यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, या तो आप स्कूल यूनिफॉर्म को पूरे को कंपाउंड नाउन लिख दो, या तो आप स्कूल यूनिफॉर्म को पूरे को कंपाउंड नाउन लिख दो। लेकिन अगर आपको याद हो तो कंपाउंड नाउन में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसमें एक तो नाउन की तरह से काम करता है और दूसरा उसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, हाँ कि ना। स्टेप डॉटर था, उसके अंदर डॉटर नाउन है, स्टेप उसके लिए एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर नाउन है, इन लॉ उसके लिए एडजेक्टिव है। तो ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको चाहिए क्या, आपको स्कूल चाहिए कि यूनिफॉर्म चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है नीड वर्ब का, स्कूल की यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। ये वाला जो नाउन है ना, स्कूल अपने आप में तो नाउन होता, लेकिन इसके साथ लग के यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, यस और नो। आप पूरे को कंपाउंड नाउन लिख सकते हो, मानता हूँ मैं ये बात, लेकिन कंपाउंड नाउन में भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ये बात मैंने आपको नाउन चैप्टर में भी बताई, जब लिखा था ना 500 रुपी नोट, 500 अकेला होता है तो अपने आप में नाउन बन जाता है, लेकिन जब आप आगे नोट लगा देते हो तो 500 रुपी उसके लिए एडजेक्टिव जैसा काम करता है। सेम बात यहाँ पे कि जब आप एक नाउन को दूसरे नाउन के लिए काम में ले रहे हो तो ये एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है। यहाँ से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो पर्पस को दिखाने वाले, किसी चीज़ का पर्पस, कि एक ऐसी यूनिफॉर्म जो स्कूल में पहनी जाएगी, एक ऐसी यूनिफॉर्म जो स्कूल में पहनी जाएगी। अब जैसे आप लिख देते हो स्कूल शूज़, मुझे स्कूल शूज़ चाहिए, मतलब ऐसे जूते जो स्कूल में पहने जाएंगे। मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए,
ऐसी कॉस्ट्यूम जो स्विमिंग के दौरान पहनी जाएगी। मुझे रनिंग शूज़ चाहिए, यानी ऐसे जूते जो रनिंग के दौरान पहने जाएंगे। ऐसा वर्ड जो किसी अगले नाउन का पर्पस बताए, उद्देश्य बताए कि वो चीज़ कहाँ काम आती है, वो भी एडजेक्टिव होता है। समझ में आया? जब आप कभी लिखोगे रनिंग शूज़ तो उसका मतलब भागते हुए जूते मत कर देना, है ना। शूज़ नाउन है, यानी भागने में काम आने वाले जूते। स्विमिंग कॉस्ट्यूम यानी ऐसी कॉस्ट्यूम जो स्विमिंग के दौरान पहनी जाती है। ऐसे ही जब आप लिखते हो ये अपना स्कूल यूनिफॉर्म या स्कूल शूज़, तो ऐसे जूते जो स्कूल में पहने जाएंगे, ऐसी यूनिफॉर्म जो स्कूल में पहनी जाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का पर्पस बताए, उद्देश्य बताए कि वो नाउन काम कहाँ आता है, वो नाउन कहाँ काम आएगा, पर्पस बताने वाला, उद्देश्य बताने वाला वर्ड भी एडजेक्टिव होता है। क्लियर हुआ? ये दोनों बातों के मिश्रण से हम उस रूल के लॉजिक तक पहुंचेंगे। फिर से सुनिए, एक बार दोबारा बताता हूँ और फिर उसको बताता हूँ और फिर बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अच्छा है। अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार कह दूं कि अच्छा है, 2x स्पीड पर देखना पड़ेगा, तो उसको देख लिया करो। ठीक है? होता क्या है, कई बार क्या है, बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, लेक्चर खत्म होती है, अभी नोट्स भी नहीं बनाएगा, सीधा वो डाउट वाले नंबर पर टाप देगा, सर ये समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ वीडियो दोबारा देखी? नहीं सर। मैं कहता हूँ नोट्स बनाए? नहीं सर। तो मैं पागल हूँ यार, 4 बार बोल रहा हूँ कि 2 बार देखना पड़ेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जब भी मैं किसी कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशली 2-3 बार बोलूँ तो उसको देख लिया करो। ठीक है? फिर से एक बार देखना, क्या बोला मैंने कहा कि भाई ये जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, यानी ये जो सेमी वर्ब टाइप की चीज़ें हैं ना, जो वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव हैं, जब आप इनको किसी नाउन के साथ लगाते हो तो ये एडजेक्टिव का काम तो करते ही हैं, लेकिन इनका जो वर्ब वाला अंश है उसका इस नाउन से एक रिलेशन होता है। इसका जो वर्ब वाला अंश है उसका एक इस नाउन से रिलेशन होता है। सब्जेक्ट वाला या ऑब्जेक्ट वाला डिपेंड करता है कैसा आपने एडजेक्टिव लिखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट वाला रिलेशन होता है। जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हो तो अगला नाउन इसका सब्जेक्ट होता है, भले ही वो शॉर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आई रन वर्ब का ये डियर सब्जेक्ट है ना। रनिंग डियर, भागता हुआ हिरण, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता बच्चा। जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हो तो आगे जो नाउन है ये खुद नाउन भले ही सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, दूसरी वर्ब का उससे मतलब नहीं है, इस वर्ब का, इसमें हो रहे एक्शन का ये सब्जेक्ट बनता है। जब पास्ट पार्टिसिपल लगाते हो तो जिस नाउन के लिए लिखते हो वो नाउन खुद में अपने आप में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें हो रहे एक्शन का ये रिसीवर होता है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिखते हो तो इस नाउन का इस वर्ब से एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। ठीक? दूसरी बात क्या बताई कि एक ऐसा नाउन जो दूसरी नाउन का पर्पस बताए। जरूरी नहीं है नाउन हो, एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे नाउन का पर्पस बताए, उद्देश्य बताए कि वो चीज़ काम कहाँ आती है, किस चीज़ के लिए काम में ली जाती है, तो वो एडजेक्टिव जैसा काम करती। अब इन दोनों बातों के मिश्रण से हम यहाँ पहुँचेंगे। आओ समझाता हूँ। ये सेंटेंस देखो, दे डिडंट हैव एनी टॉय टू प्ले। उनके पास कोई खिलौना नहीं था खेलने के लिए। दे डिड नॉट हैव एनी टॉय टू प्ले। अब समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। दे सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, हैव मेन वर्ब है, टॉय एडजेक्टिव है, टॉय ऑब्जेक्ट और एनी एडजेक्टिव। उनके पास कोई खिलौना नहीं था। दे डिड नॉट हैव एनी टॉय, उनके पास कोई खिलौना नहीं था। अब आगे मैंने लिख दिया टू प्ले। ठीक है? अब ये जो प्ले इन्फिनिटिव है, प्ले तो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या काम करता है? पहला काम तो नाउन बनना। नाउन ये यहाँ हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। दूसरा काम करता है एडवर्ब बनना। एडवर्ब में ये वर्ब से वाई का रिप्लाई होता है। क्या ये कोई वाई का रिप्लाई है? उनके पास खिलौना नहीं था, क्यों नहीं था? ऐसा कुछ रिप्लाई दे रही है। तीसरा इन्फिनिटिव का नया काम जो है वो एडजेक्टिव बनना। इन्फिनिटिव जब एडजेक्टिव बनता है तो बेसिकली वो किसी नाउन का पर्पस बता रहा होता है। उनके पास कोई खिलौना नहीं था, क्यों नहीं? मतलब कैसा खिलौना? जो खेलने के काम आता है। जैसे पीछे अपन ने देखा स्कूल यूनिफॉर्म, ऐसी यूनिफॉर्म जो स्कूल में पहनी जाएगी। स्कूल शूज़, ऐसे जूते जो स्कूल में पहने जाएंगे। रनिंग शूज़, ऐसे जूते जो भागते समय पहने जाएंगे। तो ये जो खिलौना है ये इसका पर्पस बता रहा, खेला जाना, हाँ कि ना? तो ये जो टू प्ले है, ये जो इन्फिनिटिव है, कह सकता हूँ कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, येस और नो? ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, येस और नो? अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया
कि जब आप ये जो वर्ड होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव अभी बताऊंगा, इनको जब आप किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव के जैसा काम में लोगे तो इसमें आई वर्ब का इससे रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब समझना मेरी बात, ये जो टू प्ले है इसका टॉय से रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, जैसे रनिंग का है, जैसे किडनैप्ड का है, इसका भी होना चाहिए। सेमी वर्ब है ना, अर्ध वर्ब है, काम एडजेक्टिव का वर्ब तो है ना इसमें, इस वर्ब का इस नाउन से रिलेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब खिलौना तो किसी के साथ खेलेगा नहीं, खिलौने से खेला जाएगा, लेकिन प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट टॉय भी नहीं होता। यू प्ले विद अ टॉय, ना खिलौना किसी के साथ खेल सकता है, खिलौना तो कभी प्ले वर्ब का सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, अ टॉय प्लेड ऐसा तो होगा नहीं, और प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट टॉय भी नहीं हो सकता। आप ऐसे भी नहीं ले सकते आई प्लेड द टॉय, कैसे लिखोगे? आई प्लेड द टॉय, या अ टॉय लिख लो, आई प्लेड अ टॉय लिख सकते हो, ऐसा बताओ, बोलो ऐसा लिख सकते हो कि आई प्लेड अ टॉय? नहीं, क्या लिखना पड़ता है? आई प्लेड विद अ टॉय। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी जो एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाले जो सेमी वर्ब है ना, जब ये किसी नाउन के साथ लिखे जाएंगे तो इनका रिलेशन इस्टेब्लिश होना जरूरी है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो जैसे यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ गया, वैसे यहाँ भी प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दे डिड नॉट हैव एनी टॉय टू प्ले विद। फिर ये जो विद है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये टॉय बनेगा और तब ये कनेक्ट होंगी आपस में। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी, अभी तो पहला ही सेंटेंस है, धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी। इधर देखो, देयर वॉज नो चेयर टू सिट, कोई कुर्सी नहीं थी बैठने को, देयर वॉज नो चेयर टू सिट। अब यहाँ पे आपको याद हो तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना, चेयर आपका रियल सब्जेक्ट है, नो आपका एडजेक्टिव हो गया, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। कोई कुर्सी नहीं थी, देयर वॉज नो चेयर, कोई कुर्सी नहीं थी। अब ये जो टू सिट है, मुझे बताओ ये चेयर का पर्पस बता रहा है कि चेयर क्या काम आती है? बैठने के काम आती है, यस और नो? कोई कुर्सी नहीं थी, क्या काम आती है? कुर्सी बैठने के। तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये टू सिट जो है इन्फिनेटिव है, पर्पस बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, यस और नो? अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। अब तुम बताओ क्या ऐसा लिख सकते हो आई सिट अ चेयर? क्या आप ऐसा लिख सकते हो आई सिट अ चेयर? बोलो क्या लिखना पड़ता है? आई सिट ऑन अ चेयर, या सैट लिख लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लो। मैं कुर्सी पर बैठता हूं या मैं एक कुर्सी पर बैठा था। क्या सिट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी चेयर हो सकता है क्या? कनेक्टर लगाना पड़ा। तो यहाँ पे भी चेयर तो किसी पर बैठेगी नहीं, चेयर पर बैठा जाएगा, है ना। चेयर ना तो सिट वर्ब की सब्जेक्ट हो पा रही है ना ऑब्जेक्ट हो पा रही है, सब्जेक्ट तो कभी बन ही नहीं पाएगी, ऑब्जेक्ट बन सकती है प्रीपोजिशन की मदद से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे आप यहाँ पर ऑन लगा दो। अब इस सेंटेंस को देखिए, देयर वर नो स्टूडेंट्स टू टीच, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, वर लिंकिंग वर्ब हो गई, नो एडजेक्टिव हो गया और स्टूडेंट्स आपका रियल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे पढ़ाने के लिए, मैं क्लास में गया और वहाँ कोई स्टूडेंट थे ही नहीं जिनको मैं पढ़ा लूँ, है ना। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये टू टीच से मैं इन स्टूडेंट्स का पर्पस डिफाइन कराऊंगी। स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। तो अभी टू टीच को कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट से, और मैंने आपको क्या कहा, इन्फिनेटिव हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, जब आप इसको किसी नाउन को डिफाइन करने के लिए, प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए यूज में लोगे तो इसमें आई वर्ब का रिलेशन होना चाहिए इसके साथ। नहीं है तो बनाओ। अब स्टूडेंट तो किसी को पढ़ाए जाएंगे, स्टूडेंट को तो किसी को पढ़ाएंगे नहीं, स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ, आई टॉट द स्टूडेंट्स, आई टॉट द स्टूडेंट्स, ये सीधा लिख सकते हो कि यहाँ बीच में कुछ लिखना पड़ेगा? आई टॉट द स्टूडेंट, टीच वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्टूडेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? टीच वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, यस और नो। आई टॉट द स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, यस और नो? लिख सकता हूँ। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट वाला रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया
अगर इसका ऑब्जेक्ट वाला रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया तो ये नो एरर हो गया। ये था जी फंडा। एक बार फिर से पूरा समअप करता हूँ। फिर ये सेंटेंसेस हैं और इनको तुम करोगे, टेंशन ना लो। 3 ये हैं, 3 ये हैं, फिर उसके बाद 3 ये हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। एक बार मैं पूरा फिर से समअप कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा खुश होता हूँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा के, क्योंकि मेरा बहुत इसने खून पिया भाई, ठीक है। तुम्हें जितना कॉन्सेप्ट का क्रेज होता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे कॉन्सेप्ट का क्रेज होता है कि यार इसका लॉजिक ढूंढेंगे, इसको क्रैक करेंगे। ये जो आप अभी बोर्ड पे देखते हैं मेरी 10 साल की मेहनत है। पहले साल में पहले साल में मैंने 10-1% क्रैक किए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, फिर 40 हुए, ऐसे चल रहा। तो ये जो आप देखते हो कि इस रूल का लॉजिक बता दिया, इसका बता दिया, तो वो 10 साल के अंदर धीरे 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 कि अच्छा मैं इसको ऐसे डिलीवर कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे हुआ है। इसको पढ़ा के मैं पर्सनली बहुत खुश होता हूँ। बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, शायद 2-3 बार देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा इसने बहुत खून पिया भाई। ठीक है, बहुत साल लगे इसको क्रैक होने में। अभी शायद 1.5-1 साल पहले क्रैक हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको। नया सबसे ताज़ा ताज़ा काचा क्रैक हुआ यही है। चलो समझो फिर से। मैंने क्या कहा? मैंने ये बोला कि ये सेंटेंसेस आपने पहले पढ़ रखे हैं। सलमान शॉट द रनिंग डियर, पुलिस रेस्क्यूड द किडनैप चाइल्ड। मैंने कहा है जो सेमी वर्ब टाइप के वर्ड होते हैं ना, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, जो नाउन के लिए एडजेक्टिव जैसा काम कर देते हैं, इनमें आप नोटिस करना ये एडजेक्टिव तो बन रहा है, लेकिन इसमें जो वर्ब आ रही है उसका इस नाउन से एक रिश्ता नाता होता है। जैसे रन वर्ब का ये डूअर है, किडनैप वर्ब की रिसीवर है। जो इसमें एक्शन हो रहा होता है, जो वर्ब हो रही होती है, जिस नाउन के लिए आप इसको लगाते हो ना एज एन एडजेक्टिव, इसमें आ रही वर्ब का उससे एक रिलेशन होता है, सब्जेक्ट वाला या ऑब्जेक्ट वाला। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनाना पड़ता है, तभी लिख पाते हो। और यहाँ पे क्या बात बताई, जो पर्पस बताया, जो उद्देश्य बताया किसी चीज़ का, वो भी एडजेक्टिव होता है। तो इस चीज़ का मैंने यूज़ कैसे लिया? ये जो खिलौना है इसका पर्पस है खेलना, है ना। खिलौना क्या काम आएगा? खेलने के। कुर्सी क्या काम आएगी? बैठने के। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसका इसने पर्पस बताया, तो ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहे हैं। जो पर्पस बताए वो एडजेक्टिव हो जाता है। अब बात ये कि अगर ये जो सेमी वर्ब हैं, जो वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे पास्ट पार्टिसिपल, जैसे इन्फिनेटिव, जब इनको आप एडजेक्टिव के रूप में काम में लोगे ना, तो इनमें हो रहा जो एक्शन है, इनमें आ रही जो वर्ब है, उसका इससे रिलेशन होना चाहिए। इसका इससे रिलेशन होना चाहिए। है, बहुत अच्छी बात। नहीं है तो बनाओ, प्रीपोजिशन से बनाओ। अब टॉय तो किसी को खेलेगा नहीं, और प्ले वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी टॉय नहीं हो सकता। आई प्लेड अ टॉय नहीं लिख पाओगे। तो जैसे यहाँ कनेक्टर लिखना पड़ेगा प्ले और टॉय को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ भी प्ले को कनेक्ट करने के लिए विद लिखना पड़ेगा। सेम ऐसी कुर्सी तो कहीं बैठेगी नहीं, कुर्सी पर बैठा जाएगा। कुर्सी सब्जेक्ट तो होगी नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं हो पा रही। सेट वर्ब के बाद चेयर लिखने के लिए ऑन लिखना पड़ रहा, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर टॉट वर्ब के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट आ सकता है, तो ये डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्ट के रूप में स्वीकार कर लेगा। यहाँ किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, सीधा चल जाएगा। तो आपको सिंपली चेक करना है, अगर एक इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाद लगाया गया है और वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, कह लो एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, पर्पस बता रहा है, तो आप चेक किया करो कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या। अगर डायरेक्ट बन जाए नो एरर, ना बने तो यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन लगानी पड़ती। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट है। फिर बोलूँ आपको क्या देखना है, अगर नाउन के बाद में इन्फिनेटिव दिया हुआ है, नाउन के बाद में इन्फिनेटिव दिया और वो नाउन इसका पर्पस बता, मतलब वो इन्फिनेटिव इस नाउन का पर्पस बता रहा है, यानी इसको क्वालिफाई करने के लिए आया हुआ है, यानी एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, तो आपको चेक करना होता है यहाँ जो वर्ब आ रही है ना, इसका ऑब्जेक्ट ये बन रहा है क्या। बन जाए बहुत अच्छी बात, जैसे यहाँ बन गया, टीच वर्ब का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बन गया, नो एरर। ना बने तो इनको कनेक्ट करने वाली प्रीपोजिशन बनानी लगानी पड़ेगी। कैसे पता चलेगी वो प्रीपोजिशन? ऐसे चेक कर लिया करो, छोटा सा सेंटेंस बना के देख लिया करो कि ये दोनों कैसे कनेक्ट होंगी। बड़ी कुर्सी हो जिसकी आर्म्स हो राजा महाराजा टाइप, तो इन भी आ सकता है, वैसे जनरल कुर्सी के लिए ऑन आएगा। ठीक है, चलो अब ये 3 सेंटेंसेस है, करके दिखाओ। फिर 3 और है, फिर 3 और है, करो।
हाँ जी, करें इसको डिस्कस। मुझे बताओ क्या ड्रिंक का, अब जैसे क्या हो रहा है, देखो मिल्क के लिए मैंने 2 ड्रिंक लगा दिया, मुझे कुछ दूध चाहिए पीने के लिए, तो मिल्क के लिए मैंने 2 ड्रिंक लगा लिया। मिल्क क्या काम आता है ड्रिंक करने के, इसका पर्पस बता रहा है ये। क्या ड्रिंक का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिल्क हो सकता है? क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आई ड्रैंक सम मिल्क, आई ड्रैंक सम मिल्क, मैंने कुछ दूध पिया था। हाँ जी, लिख पा रहे हैं, ड्रिंक का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मिल्क बना पा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी कुछ जरूरत नहीं है, नो एरर हो गया। ऐसे ही इसके अंदर उसने मुझे एक किताब दी, क्या करने के लिए किताब दी? पढ़ने के लिए। किताब का क्या काम है? पढ़ा जाना। तो इस रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ये बुक बन सकता है डायरेक्ट। ये जो यहाँ पर इन्फिनेटिव आ रहा है, आपको करना क्या होता है, इस इन्फिनेटिव में आई वर्ब को चेक करना होता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या। ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई रेड अ बुक। क्या रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बुक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तो ये भी नो एरर हो गया। अब इसको देखिए, दे डिडेंट हैव अ हाउस, उनके पास घर नहीं था रहने के लिए। घर का क्या काम होता है? रहना, उसमें रहा जाए। तो यहाँ पे क्या हाउस लिव का डूअर हो सकता है? हाउस कुछ, हाउस कहीं रहेगा नहीं, हाउस में रह जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ आई लिव अ हाउस, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई लिव अ हाउस? क्या लिव का ऑब्जेक्ट हाउस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या लिखना पड़ेगा, आई लिव इन अ हाउस। हाँ कि ना। तो लिव जो है, मतलब हाउस जो है वो इसमें हो रहा है एक्शन, लिव का डूअर तो बन नहीं सकता, रिसीवर भी नहीं बन रहा। अगर आप लिव और हाउस को कनेक्ट करना चाहते हो तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ रही है, तो फिर यहाँ भी कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन लिखना पड़ेगा। इस इन का ऑब्जेक्ट ये हाउस होता है, 2 बार नहीं लिखते, लेकिन ये ऐसा है, दे डिडेंट हैव अ हाउस टू लिव इन अ हाउस। ये जो हाउस है ना, ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती, इस इन का ऑब्जेक्ट ये हाउस ही होता है। ये इन जो कनेक्टर है ये टू लिव और हाउस को जोड़ता है। मेरी बात आई समझ में? और 3 करो और क्लैरिटी आएगी। अब ये वाले 3 करो, क्लैरिटी आएगी। हाँ जी, कर लिया। वी वॉन्ट समथिंग टू ईट, हमें कुछ चाहिए खाने के लिए। वी वॉन्ट समथिंग टू ईट, हमें चाहिए कुछ खाने के लिए। अब समथिंग का यहाँ पे पर्पस क्या है कि जिसको खा लिया जाए, जिसको खाया जाए। अब क्या ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट समथिंग हो सकता है? ऐसे लिख सकते हैं, आई एट समथिंग, मैंने कुछ खाया था। क्या ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट समथिंग को बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आई एट समथिंग, मैंने कुछ खाया था। आई डिडेंट ईट समथिंग, मैंने कुछ नहीं, खैर डिडेंट में तो एनीथिंग आ जाएगा। आई वॉन्ट समथिंग, आई एट समथिंग, ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट समथिंग हो सकता है, तो यहाँ पे इस ईट वर्ब को समथिंग एज एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो ये नो एरर हो गया। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करें, फाइनली, मतलब जैसे बहुत टाइम से कोई बंदा सिंगल था, फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, वो क्या करा है, फाइनली अब मेरे पास है, फाइनली अब मेरे पास कोई है खाने के लिए। अब मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हो, आई एट समबडी, आई एट समबडी, मैं किसी को खा गया था। आई एट समबडी का तो मतलब हो जाएगा मैं किसी को खा गया था। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब पता क्या होगा, फाइनली मेरे पास कोई है जिसको मैं खा जाऊं। अरे किसी को खाओगे, किसी के साथ खाओगे, हैं? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विद, आई एट विद समबडी, मैंने किसी के साथ कुछ खाया, तो यहाँ पे आपको विद लगाना पड़ेगा।
फाइनली आई हैव समबडी टू ईट विद, फाइनली अब मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं खाना खा सकूं। आई नीड अ पेन टू राइट, मुझे पेन चाहिए लिखने के लिए। पेन का क्या काम है? बेसिकली लिखना, इसका पर्पस बता रहा है। तो यहाँ पे जरा समझना कि पेन तो कुछ लिखेगा नहीं, पेन से लिखा जाएगा। क्या लिखते हो? आई रोट अ पेन, सीधा लिख सकते हो? बताओ, आई रोट अ पेन सीधा लिख सकते हो क्या? क्या लिखना पड़ जाता है? आई रोट विद अ पेन, हाँ क्या ना? तो यहाँ पे आई नीड अ पेन टू राइट विद लिखना पड़ेगा। बोलो, क्लियर हुआ? अब मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। तो इस पर आए हुए एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स हैं कुछ वो देखिए। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जिन पर यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। करो ट्राई। हाँ जी, करें डिस्कस। प्लीज़ गिव मी अ लिस्ट ऑफ सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस, मुझे एक लिस्ट दे दो कुछ इंटरेस्टिंग जगहों की। कौन सी इंटरेस्टिंग जगहों की? घूमा जा सके जहाँ, है ना। इन प्लेसेस का पर्पस क्या है? कि यहाँ घूमने जाना है इसको। अब मुझे बताओ, विजिट का ऑब्जेक्ट प्लेसेस हो सकता है? आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, आई विजिटेड प्लेसेस, मतलब या कोई प्लेस का नाम, आई विजिटेड दिस प्लेस लिख सकते हो, येस और नो? आई विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, क्या विजिट वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है? येस और नो? आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, यस और नो? हो सकता है? हो सकता है तो नो एरर। विजिट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे आई हैव विजिटेड दिल्ली, आई हैव विजिटेड मुंबई, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस। तो इसमें जो आ रहा है ये टू विजिट में जो विजिट है इसका ऑब्जेक्ट ये प्लेसेस हो सकता है भैया, तो ये नो एरर हो गया। एज देयर वॉज नो बस टू ट्रेवल आई डिसाइडेड टू बुक अ कैब, कोई बस नहीं थी ट्रैवल करने के लिए तो मैंने एक कैब बुक कर ली। अब यहाँ पे जरा समझना, क्या ये जो टू ट्रैवल में ट्रैवल है इसका ऑब्जेक्ट बस हो सकता है? आई ट्रैवल अ बस लिख सकते हो? आई ट्रैवल अ बस लिख सकते हो क्या? नहीं, यू ट्रैवल बाय बस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय लगाना पड़ेगा। एज देयर वॉज नो बस टू ट्रैवल बाय, एज देयर वॉज नो बस टू ट्रैवल बाय सो आई डिसाइडेड। एज और सो साथ में इकट्ठे नहीं आएंगे, एरर हो गए, ये भी हटेगा। एज और सो साथ में इकट्ठे नहीं आएंगे ना। एज याद है कंजंक्शन चैप्टर दो, अब ये क्या है, दो क्लोज हैं, दो क्लोज हैं, तो एज आ गया तो सो कैसे आ जाएगा? इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसकी जगह पे कॉमा आएगा। दो एरर हैं इसमें, दो एरर हैं। एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वाला हो गया। मैं एक काम करता हूँ, कुछ बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं वो सोच लें सर ने सो को कटवा के बाय करवाया। कुछ मंद बुद्धियों का कोई भरोसा नहीं है, वो नोट्स में क्या लिख देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये है ही नहीं, ठीक है। और ये कॉमा है, और लो बड़ा बड़ा लिख भी देता हूँ टाइपिंग एरर, क्योंकि कई खत्मों के सम्राट भी देखेंगे ना लेक्चर, उनका कोई भरोसा नहीं भाई, क्या 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 लिख दें। मैं रियल सब्जेक्ट लिखता हूँ, वो रॉयल स्टैग पढ़ लेते हैं। मैं आर एस लिखूंगा और रॉयल स्टैग मतलब निकाल देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो
फंडा समझ में आ गया कि टू ट्रैवल में जो ट्रैवल है इसका ऑब्जेक्ट बस नहीं हो सकता, तो आपको बाय लगाना पड़ेगा। आई डोंट फील बोर्ड इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए। अब यहाँ पे टू रोम लिखा हुआ है, विजिट का तो ऑब्जेक्ट प्लेसेस हो सकता है, क्या रोम का क्या फंडा चलता है और बता देता हूँ। ये जो वर्ब है रोम, ये जो वर्ब है रोम, इसके साथ अराउंड भी आता है, रोम अराउंड। रोम अकेली नहीं चलती, रोम के साथ या तो अराउंड आएगा। रोम अराउंड का मतलब होता है जैसे मान लो ये किसी का घर है और आप ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हो, कभी इधर कभी इधर, था ना 10वीं 11वीं के टाइम पे ऐसे भी काम किए होते हैं, किसी के घर के चक्कर लगाते हो, लगातार एक लाइन में भी नहीं लगाते हो, कहीं उसके पापा भाई ने देख लिया कुटाई हो जाती है, तो कभी इस गली जा रहे हो कभी उस गली जा रहे हो, रोम अराउंड करना। एक होता है रोम अबाउट। रोम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़, किसी फिक्स बाउंड्री के अंदर अंदर घूमना। जैसे आप एक मॉल में गए, जैसे आप मॉल में चले गए, मॉल में कभी आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हो, फिर एलिवेटर पकड़े थर्ड फ्लोर पे चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे एक फिक्स बाउंड्री के अंदर घूमना, कि रोम अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के अंदर अंदर घूमना। एक होता है रोम ओवर, इसका दो मतलब हो सकते हैं। एक तो रोम ओवर का मतलब जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह से जैसे मंत्री वंत्री नहीं दौरा करते, कहीं बाढ़ वाढ़ आ जाती, कोई आपदा आ जाती, तो वहां तो जाएंगे नहीं, ऊपर हेलीकॉप्टर से बैठ के से देख लेंगे। वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का मुआयना किया मंत्री जी ने, तो रोम ओवर किसी चीज के ऊपर ऐसे घूमना। ठीक, एक रोम ओवर का मतलब ये भी होता है जैसे आप कोई नई जगह जाते हो, ऐसे आंख से ऐसे फिरा के देखते हो ना, क्या क्या लगा, अच्छा ऐसी सही है भी लगा रखा, ये वाला। तो जैसे आप आंखें से फिरा के ऐसे देखते हो, ये भी रोम ओवर होता है। रोम ओवर के दो मतलब होते हैं, एक तो जैसे ऊपर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह से, ऊपर ऐसे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह से मुआयना करना, और दूसरा ऐसे नजरें से फिराना, किसी कमरे वगैरह को ऐसे जांचना परखना। तो ये तीन बेसिकली मतलब तीन प्रीपोजिशन से अलग अलग मतलब निकलते हैं। रोम अराउंड किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, रोम अबाउट उसके अंदर घूमना, रोम ओवर ऊपर से मुआयना करना है ऐसे देखना। अब यहाँ पे रोम के साथ मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, अकेला रोम नहीं चलेगा। तो मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता, मैं दिल्ली में बोर फील नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगहें हैं। अब या तो बंदा कहना चाह रहा होता कि दिल्ली में ही बहुत सारी जगहें हैं, या कहना चाह रहा हो सकता है दिल्ली के आसपास बहुत सारी जगहें हैं, तो दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ पे रोम अराउंड भी आ सकता है और रोम अबाउट भी आ सकता है, दोनों के अलग अलग मतलब है। रोम अबाउट लगा दोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि दिल्ली में ही घूमने की बहुत सारी जगहें हैं, और रोम अराउंड लगा दोगे तो दिल्ली के इर्द गिर्द बहुत सारी जगहें हैं, है ना, कभी कहीं निकल गए कभी कहीं निकल गए। प्रेफर जैसा कुछ नहीं है, दोनों इकट्ठी कभी ऑप्शन में नहीं आएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। रोम अराउंड दिखे तो अराउंड लिखा देना, अबाउट दिखे तो अबाउट लगा देना, दोनों ठीक होती है, दोनों इकट्ठी कभी ऑप्शन में नहीं आएंगी। चलो जी, वैसे तो पढ़ाना आज और भी था, वैसे तो पढ़ाना आज और भी था, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्लास में अगर मैं और पढ़ाऊंगा तो वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा एक क्लास के हिसाब से पचाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक क्लास और लग जाएगी, इट्स ओके, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब कुछ खिचड़ी पिचड़ी हो जाए, ज़्यादा ही ठुस जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों में क्लैरिटी बढ़ रही होगी, और जितनी मेहनत आप मेरे को लेक्चर्स के अंदर करते हुए देखते हैं, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं तो वो लंबे लंबे इतने ग्रंथ जैसे सॉल्यूशन जब देखते हो ना, वो सारे मैं खुद टाइप करता हूँ अब, क्योंकि मेरा जब मैं टाइपिस्ट से करवाता था तो कभी मुझे लिखना जिसे वहाँ लिखा हो जोसे, तो भैया उसको मैं तंग आ गया था बार बार बोल के, तो सारी खुद टाइप करके भेजता हूँ मैं वो एक एक चीज़। जब भी आप किसी चैप्टर का मतलब प्रैक्टिस करते होगे, उसके सॉल्यूशन पढ़ते होगे, तो आपको नज़र आता होगा कि ये सारे अमन सर ने ही टाइप किए, और जिन चैप्टर की अभी डाउट डिस्कशन की वीडियो नहीं बनी है उनकी भी बना दूंगा मैं। तो भैया जितनी इस तरफ से एफर्ट आपको दिख रहे हैं, आप भी एफर्ट लगाइए। ठीक है, मैं एफर्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, आपने एक पेड कोर्स की फीस दी है तो मैं आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि भैया आपको अपने करियर में, आपको अपना करियर बनाना है, आपको एक जॉब लेनी है, आपको अपने लिए
लाइफ आगे सेटल करनी है, अपने पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन देनी है, तो मेहनत को बढ़ाइए, है ना। अभी काफ़ी चैप्टर्स हो गए, ग्रामर ज़्यादा दिन की नहीं बची। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला 2-3 क्लास प्रीपोजिशन की ओर लगेंगी, उसके बाद 3 क्लास का एडवांस वर्ब बचा है, 1 क्लास का कंडीशनल, 1 क्लास का क्वेश्चन टैग, 1 क्लास का अपना सुपरफ्लुअस। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपकी 7-8 क्लास और बची हैं। वॉइस नरेशन भी कराऊंगा मैं, डिजिटल बोर्ड पे प्रॉपर वॉइस नरेशन भी कराऊंगा, लेकिन पहले बाकी चीज़ें करा के, जैसे कुछ क्लोज टेस्ट की वीडियो डाल के, कुछ पैराजंबल की वीडियो डाल के, पहले वो डाल के फिर वापस आऊँगा इस पर, क्योंकि मेनली वॉइस नरेशन आता है मेंस वगैरह में। और जिसको ज़्यादा जल्दी होगी, जिसको करना ही हो सर मुझे तो अभी करना है, मेरा तो कल पेपर है, कोई और ऐसा एग्ज़ाम है जो 15 दिन में ही है, तो भैया वो फिर यूट्यूब से कर सकता है। अभी वॉइस नरेशन मेरे चैनल पे भी डाल रखी मैंने, लेकिन उस पर वो पुराने वाले बोर्ड पे है। मैं फिर बता रहा हूँ, कराऊँगा, 100% कराऊँगा, इसी कोर्स में कराऊँगा, दोबारा कराऊँगा, लेकिन पहले एक बार 7-8 क्लास के बाद एक बार ग्रामर पे स्टॉप लगा के बाकी लेक्चर्स डालूंगा और फिर वापस आके वॉइस नरेशन भी डालूंगा, ठीक है। तो एफर्ट्स बढ़ाइए बच्चे, है ना। काफ़ी सिलेबस हो गया, 7-8-10 क्लास में आपका ग्रामर खत्म हो रहा है, तो इसको समेटिए। वो तो मेरी तरफ से तो बहुत कुछ हो गया, आपकी तरफ से कितना हो गया सोचिए। जितना पढ़ा है उसको समेटिए, एक एक चैप्टर को उठाते जाओ, नोट्स रिवाइज करते जाओ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोबारा लगाओ, वरना भूल जाओगे सब, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट।